नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं द क्रेडिबल हिस्ट्री। यूनाइटेड नेशन कमीशन की एक रिपोर्ट है जो काफी दिन से चर्चा में है, लेकिन उसके अलावा लोगों की कम ही नजर इस पर गई है कि उस रिपोर्ट में 7 पेज की एक रिपोर्ट और जोड़ी गई है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? भारत में राम मंदिर, बाबरी विध्वंस, आरएसएस की जो नीतियां हैं, जो इंटॉलरेंस फैलाने को लेकर के हैं, इन सब पर भी 7 पेज की एक रिपोर्ट लगाई गई है। उस पर बहुत कम नजर गई है। और आपको बता दें कि उमर खालिद को लेकर के भी उसमें बातचीत की गई है। सीधा चलते हैं, हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। ये रिपोर्ट कम लोग जान पाए, इसमें 7 पन्ने की एक रिपोर्ट अटैच की गई है और इस साइट पर बाकायदा देखी जा सकती है। उसमें यह कहा गया है कि यूजिंग यूएसआईआरएफ और रिसोर्स एक्टिविटी में कंट्री वाइज अपडेट दी गई है। अब इसमें क्लिक करने पर 7 पन्ने की एक रिपोर्ट सामने आती है और उस रिपोर्ट में यह साफ साफ दिख रहा है कि जो इंटॉलरेंस भारत में फैला है उसको लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट ये कमीशन ने सौंपा है। कैसे देख रहे हैं इस रिपोर्ट को? मैं दिखा दूं, दर्शकों के लिए दिखा दूं, ये वो रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है जो हम लोगों ने प्रिंट आउट में निकाली है उस पीडीएफ से जी। ये खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए है। तमाम मुल्कों के बारे में ये रिपोर्ट बनती है कि वहां ह्यूमन राइट और बाकी सबकी स्थिति कैसी चल रही है। नरेंद्र मोदी लगातार दावा करते रहते हैं कि दुनिया में उनकी इमेज बहुत अच्छी है, भारत की इमेज उन्होंने बड़ी शानदार कर दी है। उन्होंने लगातार ऐसा काम किया है कि भारत का डंका बज रहा है। और उसके बाद पहले रिपोर्ट ये आती है कि ऑपरेशन सिंदूर जो आपने किया था उसमें पाकिस्तान भारी पड़ा था। साफ साफ बताती है। दूसरा बताती यह है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके आतंकवादी हमला होने के सबूत नहीं है, उसको लोकल विद्रोह मानती है। और उसके बाद यह रिपोर्ट आती है जिसमें भारत सरकार, खास तौर पर भारत के अंदर पिछले 10-15 सालों से मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उस अभियान पर इसने बहुत कंसंट्रेट किया है। आपने बताया कि बाबरी मस्जिद की भी इसने बात की है, बाकी सबकी भी इसने बात की है, उमर खालिद की बात की है इसने। और उमर खालिद की बात करते हुए इसने बहुत साफ साफ ये कहा है कि जिस तरह से उसको लगातार जेल के अंदर रखा गया है, जिस तरह से उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो इस बात का सबूत है कि मुसलमानों के खिलाफ भारत में माहौल बना हुआ है। हाँ। एक इसका मैं हिस्सा आपको बताऊं, एक हिस्सा है इसका एक्सप्रोप्रिएशन एंड डिमोलिशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड मुस्लिम प्रॉपर्टी, यानी मुस्लिम संपत्तियों पर कब्जे और उनको नेस्तनाबूद करने, उसको जमींदोज करने, उसको तोड़ने फोड़ने के ऊपर अलग से एक जो है पूरा इन्होंने एक आर्टिकल छापा है। इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था 1991 में, राजीव गांधी के जमाने में, जिसमें यह कहा गया था कि जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगा। 1947 को हम बॉर्डर लाइन मानेंगे। 1947 से पहले चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम मंदिरों और मस्जिदों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसकी वजह यह थी कि आप इतिहास को वर्तमान में नहीं सुधार सकते। अगर कोई आज आके कहे कि जहां पर मेरा घर है उस पर उसके पुरखों का घर था, तो उसका अधिकार नहीं हो जाता कि मेरा घर तोड़कर वहां पर वो अपना घर बना ले। उसका जिक्र करते हुए इन्होंने कहा है कि इसका पालन नहीं हो रहा। अब आप देखिए, जो कुछ हुआ अयोध्या में, जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। उसके बाद राम मंदिर बन गया। जो मस्जिद के लिए जमीन दी गई थी उसको लेकर तमाम सारा तमाशा चल रहा है, कोर्ट से क्लियर नहीं हो पा रहा है, मस्जिद नहीं बन पा रही है। इसने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर दिया हुआ है। उस बारे में बता दूं कि मथुरा को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं, काशी को लेकर बयान आ रहे हैं, तमाम मसाजिद को लेकर बयान आ रहे हैं। इन्होंने बाकायदा जिक्र किया है, जो डीडीए ने, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, तब भी हमने एक वीडियो बनाया था, 600 साल पुराना जो अखुंद जी मस्जिद थी, उस मस्जिद को जिस तरह से तोड़ा था उसका भी जिक्र किया है। इसके अलावा भी इन्होंने कई जगहों पर सीरीज ऑफ अटैक्स कहा है। द डेज फॉलोइंग द टेंपल जनवरी 224 consecration was marked by a series of attacks and other instances of intolerance against religious minorities across 6 states। 6 राज्यों का इन्होंने नाम लिया है जहां पर मंदिर बनने के बाद, मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके बाद जिस तरह से हमले हुए, हमने देखा था कि बीच में कई मस्जिदों पर क्लेम करना शुरू हो गए थे, कहीं कुछ ढूंढ रहे थे, कहीं कुछ ढूंढ रहे थे, और वो पूरा तमाशा चला। उसके बाद भागवत का बयान आया, क्या क्या हुआ उस पर भी इसमें टिप्पणी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का इसमें खास तौर पर जिक्र है कि कैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, वक्फ बिल को जो अमेंड किया गया है, उसको अमेंड करने के बाद मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जे की प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा जो नए नए कानून बने हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतरण कानून जो बना है जिसमें तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है,
उस पर बात हुई है। लव जिहाद शब्द का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। इन्होंने कहा है कि लव जिहाद के नाम पर जी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाई गई है और उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के चलते ये कानून, उसी के बहाने यह कानून लाया गया है, धर्मांतरण कानून लाया गया है और यह कानून जो है उपयोग किया जा रहा है मुसलमानों के दमन के लिए। जी ऐसे ही एंटी काउ स्लॉटर लॉज जो लाए गए हैं, जो गोवध विरोधी कानून लाए गए हैं, इनका कहना है कि उसका उपयोग भी इसी तरह से किया जा रहा है। हाँ, और यही नहीं, सोशल मीडिया पर जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ और मतलब जो भी सरकार के खिलाफ है उसके खिलाफ जो अभियान चल रहा है, हेट स्पीच जिसको कहा गया, मिस इन्फॉर्मेशन कहा गया और डिस इन्फॉर्मेशन कहा गया। यानी एक तो नफरत फैलाने वाली बातें, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन मतलब थोड़ी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन, और डिस इन्फॉर्मेशन मतलब जो है ही नहीं उसको बनाकर दे देना। जी। आपने देखा बांग्लादेश का वीडियो चला के यहां पर बताया गया कि देखो मुसलमान जो है हिंदुओं को पीट रहे हैं, जबकि मुसलमानों के आपस की लड़ाई थी। इस तरह की तमाम सारी चीजें हैं। और साथ में मजेदार बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं ने, इसमें टी राजा सिंह का नाम है और भी कई लोगों का नाम है, इन लोगों ने जो बयान दिए हैं, इन लोगों ने जो हेट स्पीच के भाषण दिए हैं, उनका भी जिक्र है। इसके अलावा इसमें जो जिक्र है वो ईसाइयों पर हमले का भी है, जो उड़ीसा में लगातार ईसाइयों पर, चर्चों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये बेसिकली कुल मिला जुलाकर इनका कंक्लूजन भी आप देखेंगे तो कुल मिला जुलाकर यही है कि वर्तमान सरकार में, भारत सरकार के जो इस समय बनी हुई है 10-11 साल से, उसमें अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार लगातार बढ़ा है। देखिए, पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और भारत सरकार कह देती है इनका कोई मतलब नहीं है, ये गलत हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है और ये गलत रिपोर्ट्स हैं, सारा कुछ कहती रहती है। लेकिन उसके बाद भी अगर लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई संसदों के अंदर वहां के सांसदों ने ये मुद्दे उठाए हैं, तो अगर ये रिपोर्ट्स बार बार आ रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश की छवि जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। जो इसका कंक्लूजन है आप स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए, मैं पढ़ भी देता हूं। कंक्लूजन कहता है, रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस इन इंडिया कंटिन्यू टू फॉलो अ डिटेरियोरेटिंग एंड कंसर्निंग ट्रैजेक्टरी। यानी भारत में जो धार्मिक आजादी है वो लगातार कम होती जा रही है और लगातार उसके ऊपर खतरा बिगड़ती जा रही है, खतरा बढ़ता जा रहा है। द इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू रिप्रेस एंड रेस्ट्रिक्ट रिलीजियस कम्युनिटीज थ्रू द एनफोर्समेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशंस लाइक एंटी कन्वर्जन लॉ, काउ स्लॉटर लॉ एंड एंटी टेररिज्म लॉज। भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। एक तो आप कह लीजिए कि भारत सरकार जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, खासतौर पे अल्पसंख्यक हैं, उनकी फ्रीडम को रिप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके लिए ऐसे कानून लागू किए जा रहे हैं जो अपने नेचर में डिस्क्रिमिनेटरी हैं, यानी बंटवारा करने वाले हैं। मतलब उसको ऐसे समझिए कि एंटी कन्वर्जन लॉ में आज तक कोई हिंदू गिरफ्तार नहीं हुआ, जबकि तमाम मुसलमानों का धर्म चेंज कराने की कोशिश की गई, उसको कहा गया बाकायदा घर वापसी, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन मुसलमान दुनिया भर के गिरफ्तार हुए। मतलब धर्मांतरण कानून आपने ऐसा बनाया कि कोई मुसलमान से हिंदू बन जाए तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई हिंदू से मुसलमान बने तो दिक्कत है। होना तो सबके लिए था। हाँ, बिल्कुल। तो इस चीज को पिन पॉइंट किया है, इसमें वायलेंस का नाम लिया है, लिंचिंग का नाम लिया है और डेमोलिशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी मस्जिदों और चर्चों को गिराने का नाम लिया है। सर, ये जो मैं आपको बता दूं, मैं स्क्रीन पर भी इसको दिखाना चाह रहा हूं कि इस पूरे इंटरफेस को आप दिखाएं, इसके साइट के इंटरफेस को, और बाकायदा इस हेडलाइन के साथ है कि इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम फैसिलिटेट इंटॉलरेंस टुवर्ड रिलीजियस माइनॉरिटीज। यानी भारत का जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है, भारत की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज यानी धार्मिक अल्पसंख्यक, मुसलमान, ईसाई, सिख, इनके खिलाफ जो इनटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, उसको सुविधा देता है, उसको बढ़ावा देता है, रोकने की जगह बढ़ावा देता है। ये यूएन की रिपोर्ट कह रही है, अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है। अब आप सोच लीजिए कितना हमारा डंका बज रहा है और कितनी हमारी बेइज्जती हो रही है। यहां पर तो आप कह देंगे कि ये सब बेकार है, झूठ है, लेकिन आपके बेकार है, झूठ है कहने से कोई मान नहीं लेगा। दुनिया भर में बदनामी हो रही है और यही वजह है
कि जब आप पाकिस्तान के ऊपर अब आरोप लगाते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपकी इमेज भी वैसी ही हो चुकी है। पहले जब आप कहते थे तो आप एक डेमोक्रेटिक स्टेज पे खड़े होकर कहते थे, आप कहते थे कि देखिए हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। लेकिन जब अब आपके ऊपर आरोप है कि आप ऐसे कानून बना रहे हैं जो विभेद करने वाले हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हैं, तो आप ये बात किस मुंह से कह पाएंगे? और ये चीज जो है, जो रिसर्च है, ये पूरे एक बोर्ड द्वारा ये बनाया गया है, वो आप पूरा साइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकायदा जो चीजें हमने कोट की वो आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी। तो इसके बारे में हमने बातचीत की सर से कि जो ये चीजें कोट किया है, और सवाल यही है कि आखिर कोई इतना बड़ा रिसर्च आर्टिकल अगर सीधा सीधा एक बड़ी साइट पर पड़ा हुआ है तो भारत को इस पर कम से कम डिफेंड करना चाहिए। अगर वो गलत है तो आपको सही चीज बतानी चाहिए। सर सीधा आते हैं, और ये यूनाइटेड नेशंस का नहीं है, मैं ये भी बता दूं, ये मोदी के दोस्त ट्रंप के देश अमेरिका का है। हाँ, ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का नहीं है, ये अमेरिका का है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, अमेरिका की जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए कमेटी है, उस पर ये है। हालांकि मजेदार बात यह है कि इस पूरी रिपोर्ट में मैंने इजराइल का जिक्र नहीं देखा, तो अपने दोस्त को उसने भी छोड़ दिया है। इजराइल जो कुछ करता है फलस्तीनियों के साथ, उस पर बात नहीं है इसमें, बिल्कुल। हाँ, लेकिन बाकी सब पे बात है। ये बड़ी बात है कि देखिए इजराइल किस तरीके से हमलावर है गजा के ऊपर, लेकिन वहां पर उसका कोई जिक्र नहीं है, माने कि वो तो एकदम जैसे शांति के लिए काम उसको पूरी आजादी मिली हुई है। हाँ, चलते हैं सर सवाल की तरफ। और अविनाश का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम अविनाश है, एक सवाल है कि हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन देशों के लोग एक साथ पहले लोगों हमारी तारीफ करते थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है? वही जो ये रिपोर्ट आपने सुनी, इसीलिए नहीं तारीफ हो पा रही है। मैं भी यूरोप गया था तो बहुत सारे जो दूसरे देशों के दोस्त हैं वो जब साथ में बैठते हैं तो यही सब बातें होती हैं कि आपके देश को क्या हो गया, 10 साल में आपका देश कहां से कहां पहुंच गया। जिस देश के लोकतंत्र की, जिसकी धार्मिक सहिष्णुता की, साथ मिलकर रहने की पूरी दुनिया में तारीफ होती थी, उसके ट्रॉल सब दिखाई देते हैं, गालीबाज दिखाई देते हैं, सारी दुनिया के लोगों को जाकर गालियां देते हैं, घटिया बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, देश के अंदर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और यही बात तो मैं कह रहा हूं अविनाश जी की, ये जो नीति अपनाई गई है पूरी धार्मिक असहिष्णुता की, सांप्रदायिकता की, उसने पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया है। अच्छा सवाल आपने पूछा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर भी पता होगा। आप बहरीन में रहते हैं, सोचिए एक मुस्लिम देश में रहते हैं, और वहां अगर आपके खिलाफ लगातार धार्मिक उत्पीड़न हो, आपका अपमान हो, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। जो एक जगह अल्पसंख्यक है वो दूसरी जगह बहुसंख्यक है। तो अगर हमारे देश के अल्पसंख्यकों के साथ हम खराब व्यवहार करेंगे तो हमारे देश के लोग जब दूसरे देशों में जाएंगे और वहां अल्पसंख्यक होंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके साथ बराबरी का व्यवहार होगा? उनके साथ भी अपमानजनक बातें हो सकती हैं। जी, दूसरा प्रश्न है बब्बू सराय जी का, और इनकी आईडी से ही सवाल मिला है सर। पहले तो थोड़ी प्रशंसा किया है कि आपकी पत्रकारिता की प्रशंसा इन्होंने, आपका धन्यवाद बहुत। सर ये पंजाब विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा, वो कमेंट मैंने पढ़ा, और पंजाब विश्वविद्यालय को अभी तक हम कवर नहीं कर पाए हैं, मैं ये बात मानता हूँ। मैं और डिटेल्स देखता हूँ, हमारा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप अगर इन डिटेल्स को हमारे स्क्रीन पर प्रोवाइड करेंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से रिसर्च करके आपसे भी बात करके और उस पर एक कार्यक्रम करें। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमसे उम्मीद करते हैं। छोटी सी टीम है तो बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं, आप लोग साथ आएंगे तो हम कर पाएंगे। सीनेट को लेकर के ये बात कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि बाबू जी इसको जल्दी, अगर आप जैसे मेल हमारा दिख रहा है, इस पर आपको जो चीजें प्रोवाइड हो हमें उपलब्ध कराएं। हम एक विस्तृत रिपोर्ट सर के साथ या सर इंडिविजुअली भी इसे आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। सर अब एक नसीहत आ गई है छोटी सी कि तुम लोग बीजेपी की किसी पॉलिसी से सहमत होते हो या फिर नफरत ही करते हो? बहादुर सिंह नहीं, नफरत हम किसी से नहीं करते। नफरत करना बीजेपी का काम है, हम नफरत नहीं करते। हम नफरत करने वालों को प्यार सिखाना चाहते हैं, ये हमारी कोशिश है। अगर बीजेपी वाले भी प्यार सीख लें, सांप्रदायिकता छोड़ दें, तो जिस तरह की रिपोर्ट बनी है उस तरह की रिपोर्ट नहीं बनेगी। हमारे देश का नाम ऊपर होगा, आपका नाम बहादुर है, तो आप अपने आप को बहादुर की तरह महसूस करिए। बहादुरी से सामने आकर कहिए
कि हमारे देश में जो सिद्धांत रहे हैं वो नफरत के नहीं प्यार के रहे हैं, और बीजेपी उसे नफरत के सिद्धांत में बदलना चाहती है, इसलिए उसकी मुखालिफत करना इस समय सबसे बड़ी देशभक्ति है। मध्य प्रदेश का सर ये बहुत बड़ा मामला हमारे इस कमेंट में पड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में मेरी एक सहेली है, सुरेखा त्रिभुवन लिख रही हैं, और अब वो बीएलओ का काम कर रही है। वो कह रही थी कि उनको टारगेट किया गया है और टारगेट पूरा नहीं होता तो अफसर सबके सामने माँ बहन की गालियां देकर अपमानित करते हैं, इससे बहुत स्ट्रेस आता है। इस मामले को थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बहुत खतरनाक है, कई जगहों पर आत्महत्या जैसी चीजें देखी गई। ये आप बता रही हैं कि बीएलओ का काम कर रही हैं, आपने मध्य प्रदेश की बात की है। अगर आप हमें मेल में बताएं कि एग्जैक्टली किस जगह का मामला है तो हम ये मामला और उठाएंगे। और ये बहुत भयानक है। अगर अधिकारी देख रहे हो तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई अपने बीएलओस को मनुष्य समझिए। आपने जबरदस्ती के टारगेट बढ़ा के दे दिए हैं। हर आदमी पूरा नहीं कर सकता, बल्कि कोई पूरा नहीं कर सकता। ये जो स्ट्रेस आप दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और सुरेखा जी ये बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं चाहूंगा जवाब देखिए कि एक बीएलओ कह रहे हैं कि मैं बीएलओ खुद हूं, तुम झूठ बोल रही हो। ये कोई कुछ भी कह सकता है। देखिए भाजपा के जो ट्रॉल्स हैं, बीजेपी के जो आईटी सेल के ट्रॉल्स हैं, वहां कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए इस पर मैं बहुत ध्यान नहीं देता हूं। ये ठीक बात है, आके आप कुछ भी यहां पर करिए। तमाम सारे लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते बोलते अपनी जान दे दी। मनुष्य बनिए और सही बात है जी, बिल्कुल। सुरेखा त्रिभुवन जी अगर हमारा वीडियो देख रही हो तो कोई ठोस जानकारी जो वहां से आपको लग रहा है कि आपकी मित्र के और साथ, बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, उसको हम पब्लिक नहीं करेंगे, लेकिन उस पर हम अपनी तरफ से एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हम आज हमने बात किया कि जो यूनाइटेड नेशन कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में क्या अलग कहा गया, इंडिया में फैलते इंटॉलरेंस को लेकर के जो बातें हुई हैं वो काफी हतप्रत करने वाली हैं। और ये सोचिए कि पूरे विश्व में ये रिपोर्ट पढ़ी जा रही है। भारत से एक करारे जवाब की उम्मीद है अगर ये बातें गलत हैं तो, और सही हैं तो उस पर अमल करने का भी ज़रूरत है हम सबको। हमारे साथ बने रहिए, सवाल जवाब करते रहिए, हमारा शो इसे प्रेम देते रहिए आमने सामने रोज की तरह। और भी कई कार्यक्रम हैं आपके लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।